फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कुछ यूनिक टॉपिक जो होते हैं उनको आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कीजिए, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो और एग्जामिनर के सामने आप पूरी तरीके से अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहले हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। आज हम आपसे बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल एंड वाइवा की। तो क्योंकि मौसम अभी ठीक चल रहा है, ठंडी खूब सारी पड़ रही है और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर में स्पेंड कर रहे हैं। अभी आपके स्कूल कॉलेजेस में कोई होम एग्जाम नहीं लगे हुए हैं, तो मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से यही कहूंगा कि अपना प्रैक्टिकल वर्क अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कुछ यूनिक टॉपिक जो होते हैं उनको आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कीजिए, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो और एग्जामिनर के सामने आप पूरी तरीके से अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहले हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, हम आपको बारी बारी से सारे टॉपिक को क्लियर करके बता दे रहे हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की पहली बुक के बारे में आप समझ लीजिए। आपकी जो केमिस्ट्री की पहली बुक है उसमें सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है 5th ग्रुप एलिमेंट, 6th ग्रुप एलिमेंट, 7th ग्रुप एलिमेंट एंड 0 ग्रुप। उसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और सबसे लास्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। मेटलर्जी पहले हमारे टॉपिक में हुआ करता था, धातु का निष्कर्षण, वो सिलेबस से हटा दिया गया। कोरोना काल में 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उससे ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है और एज इट इज सिलेबस 2023 के लिए भी डिसाइडेड है, तो कोई उसमें इवेंट बेट नहीं है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आप बेहतर बनाकर अपने प्रैक्टिकल के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, इस बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। तो सभी बच्चे अपने कॉपी पेन को लेकर बैठे। पहला चैप्टर आपका आता है सॉलिड स्टेट यानी क्या, ठोस अवस्था। उसमें अगर आप डायग्राम की बात करें तो काफी सारे क्रिस्टल्स आप बना सकते हैं, पर हो सकता है कि उन क्रिस्टल्स की डिटेल आप एग्जामिनर के सामने ना बोल पाए। तो मेरे हिसाब से सॉलिड स्टेट में आप अपने चार्ट पर साटकीय और फ्रेंकल दोष बनाइए। उसका वाइवा भी बहुत अच्छा होता है और चार्ट बनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगता है। चार्ट आप बढ़िया लीजिए, व्हाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप ड्रॉ करिए, एक ऊपर साटकीय और नीचे फ्रेंकल दोष, और पूरे चैप्टर को आप बेहतर तरीके से तैयार करके जाइए। सेकेंड चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। इसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ने में ठीक हैं तो आप ऑर्डर को निकालने के मेथड्स को बना सकते हैं। जैसे ग्राफीय विधि आप बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जो ऑर्डर निकलता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि वो बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो केमिकल काइनेटिक्स है उससे डायग्राम ना ही बनाए तो ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डायग्राम के नाम पर सबसे अच्छा डायग्राम आता है बर्कले एंड हार्टले मेथड, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले और हार्टले की विधि को आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर से बना सकते हैं। वाइवा बहुत बेहतर इसका होता है। इसके बाद आती है हमारी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस के बारे में और कोलाइडी निकाय के बारे में हमको स्टडी कराया जाता है। कोलाइडी निकाय के अंतर्गत सबसे पहला जो डायग्राम आता है हमारी, वो यांत्रिक और वैद्युत परिक्षेपण विधियां यानी द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की यांत्रिक और परिक्षेपण विधियां, इन दोनों को आप बना सकते हैं। उसके बाद इनके शोधन में आप बना सकते हैं यांत्रिक अपोहन और वैद्युत अपोहन। यांत्रिक अपोहन और वैद्युत अपोहन में क्या फर्क है? यांत्रिक अपोहन के अंतर्गत केवल पानी का इस्तेमाल यानी जल का इस्तेमाल करके अशुद्धियों को दूर किया जाता है और वैद्युत अपोहन में वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अशुद्धियों को दूर करने का काम किया जाता है। इसके बाद अगर आप प्रॉपर्टीज बनाना चाहें तो और भी बेहतर है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती है ब्राउनी मोमेंट यानी ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव
और वैद्युत कण संचलन, इन तीनों टॉपिक को आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आप पहले चैप्टर से बना सकते हैं साटकी और फ्रेंकल दोष, विलियम वाले चैप्टर से आप बना सकते हैं बर्कले और हार्टले की विधि, कोलाइडी सॉल्यूशन से आप बना सकते हैं एक चार्ट पर 2 डायग्राम, यांत्रिक परिक्षेपण, वैद्युत परिक्षेपण। दूसरा अगर आप टॉपिक चुनना चाहें तो यांत्रिक अपवहन, वैद्युत अपवहन। तीसरा टॉपिक अगर आप चुनना चाहें तो ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमको कैटालिस्ट पढ़ाए जाते हैं उसमें एंजाइम की ताला कुंजी परिकल्पना, बट कोइंसिडेंस कोरोना काल के 30% सिलेबस से ताला कुंजी परिकल्पना को हटा दिया गया है, तो हो सकता है इस पर टीचर्स ऑब्जेक्शन करें, तो आप इसको नहीं बनाए तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के अंतर्गत आप ईसीएस बना सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके अलावा पहले सेल थे बट सेल भी कोरोना काल में हटा दिए गए, तो हो सकता है सेल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया जाए, लेकिन आप इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं। ठीक है, आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं, इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोड्स बना सकते हैं, तो ये तो चीजें आप बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं सीधे 5वें ग्रुप में यानी नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन फैमिली हमारे पी ब्लॉक का सबसे बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे इसके अंदर कंपाउंड हमारे पास आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है अमोनिया। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण की विधि को भी आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ओस्टमार्क विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, बर्कलैंड और आइड की विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। बढ़िया ये टॉपिक है। उसके अलावा हड्डी की राख से फास्फोरस आप बना सकते हैं। बाकी फास्फीन को सिलेबस से हटा दिया गया, अन्यथा आप फास्फीन भी बना सकते थे। समझ में आ रहा है? कितना आप लोगों ने नोट कर लिया? उसके बाद आते 5th के बाद 6 ग्रुप में, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, और बनाने के लिए इसमें ऑक्सीजन का एलोट्रॉप यानी अपर रूप जिसका नाम है ओजोन, ओजोन को बनाने का उपकरण ओजोनाइजर होता है। 3 ओजोनाइजर आपके सिलेबस में है, ब्राडी ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर, सीमेन और हाल्स का ओजोनाइजर। एक चार्ट पर आप इन तीनों डायग्राम को बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप एक से ज्यादा चित्र क्यों बना रहे हैं? देखिए चार्ट थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। जब वो यूनिक होगा तो टीचर का अट्रैक्शन आपकी तरफ जाएगा, और आपका 2 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको 30 में 30 नंबर आराम से दिला देगा। क्योंकि कॉपीज जो होती हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, उतना ज्यादा उसको नहीं करने का टाइम एग्जामिनर के पास होता है, लेकिन जो आप उसके सामने प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास जो चार्ट है आप उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, तो उसके बिहाफ पर आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे। तो ओजोन के बाद आता है सल्फर। अब सल्फर का जो अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी संपर्क विधि और शीश कक्ष विधि, कॉन्टेक्ट प्रोसेस एंड लेड चैम्बर प्रोसेस, इन दोनों को कोरोना काल के अंदर से हटा दिया गया है, अन्यथा आप इसके भी डायग्राम को बहुत आराम से बना सकते थे। तो इस टॉपिक से केवल आप ओजोन ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्ट्रेटिन। इन एलिमेंट्स को मिलाकर बनती है हाइड्रोजन फैमिली यानी 7th A ग्रुप। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है फ्लोरीन, बट फ्लोरीन में कोई डायग्राम नहीं होता है। क्लोरीन, क्लोरीन में आप बना सकते हैं डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। तो डीकन विधि से जब आप क्लोरीन बनाएंगे तो आपका क्लोरीन टॉपिक भी क्लियर होगा, और प्रैक्टिकल में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका रेडी होने के साथ साथ आप उसका वायवा भी बहुत अच्छा समझा सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आता है अंतरा हाइड्रोजन कंपाउंड, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, बट इनको भी कोरोना काल में हटा दिया गया है। थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस कम करी गई है, तो हो सकता है इस वाले डायग्राम पर आपको वो ऑब्जेक्शन करें। अब आप सोच रहे हो इसमें तो कोई डायग्राम नहीं होता, क्यों नहीं होता? अंतरा हाइड्रोजन कंपाउंड में आप AX, AX3, AX5, AX7 इनकी आप ज्योमेट्री को आसानी से दर्शा सकते हैं। फिर भी अगर ऑब्जेक्शन करते तो आप इसको ना ही बनाए, वो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक ऐसा यूनिक टॉपिक जो आपके पूरे कॉलेज भर में साथ कोई नहीं बनाता होगा, आप उसे बनाइए। उसका नाम है बर्नर थ्योरी। बर्नर थ्योरी में जो बर्नर सीरीज है
जो कोबाल्ट्स के कंपाउंड दिखाए गए हैं उनकी आप पूरी एक टेबल बनाइए। उन टेबल्स के जो भी ज्योमेट्री दिखाई गई है, प्राइमरी सेकेंडरी बैलेंसिंग दिखाई गई है, उसको आप कलरफुल तरीके से कागज पे ड्रॉ करिए। बहुत अच्छा चार्ट बनकर आता है। इससे बेहतर एक और चार्ट आता है जिसका नाम है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी। बीबीटी के अंतर्गत जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इनकी ज्योमेट्री की व्याख्या हम लोग करते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री को आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप पहले हाइब्रिडाइजेशन बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन के साथ में उसकी ज्यामिति को लिखिए और तीसरे कॉलम में आप एक पूरा चार्ट लेने के बाद, मैं बोर्ड पर भी समझा दूंगा, अभी बोर्ड की व्यवस्था हमने नहीं करी है, तो पूरे बोर्ड के ऊपर, पूरे चार्ट के ऊपर आप 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में आप कंपाउंड का नाम लिखिए, दूसरे कॉलम के अंदर आप उसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री लिखिए और तीसरे कॉलम के अंदर उस ज्योमेट्री को ड्रॉ करिए। आपका मैं दावा करता हूं सबसे यूनिक टॉपिक ये आपकी केमिस्ट्री का होगा और पूरे कॉलेज भर में एक ही आध बच्चे इस टॉपिक को बना के लाते हैं और वाइवा भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो केमिस्ट्री की पहली किताब से इतने सारे टॉपिक मैंने आज आपको क्लियर कर दिए। सेकंड बुक की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अंदर पूरी है। ऑर्गेनिक के अंदर आप किसी भी गैस का लैब मेथड बना सकते हैं। गैस में से क्लोरोफॉर्म का लैब मेथड आप बना सकते हैं, आप किसी एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, आप किसी एसिड को बना सकते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इनका डायग्राम आप बना सकते हैं। आप अल्कोहल के बारे में बता सकते हैं कि मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आप किसी एमीन के बारे में बता सकते हैं। तो बट मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर दूं, ये डायग्राम बहुत ही कॉमन होते हैं, लगभग मोस्टली हर स्टूडेंट इन डायग्राम्स को बनाता है। तो यार कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से अलग चलना है। और भीड़ से अलग चलने वाले लोग थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने काम को कुछ अलग क्रिएटिविटी से करते हैं, तब लोगों का अटेंशन उनकी तरफ जाता है। मैं 22 वर्षों से अपने काम को कर रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स का चार्ट टॉपिक बिल्कुल यूनिक होता है। चार्ट आप मोस्टली कोशिश करिए व्हाइट चार्ट लीजिए, एवरी चार्ट लीजिए, थोड़ा सा मोटा चार्ट होता है, प्लास्टिक कोट शीट चढ़ी होती है, कलरफुल उस पर डायग्राम बनाइए और एक से ज्यादा डायग्राम बनाइए। दूसरी बात, बच्चा जब डायग्राम बना लेता है तो उसे लगता है कि टीचर हमसे इसके बारे में ही पूछेगा। नहीं, टीचर आपसे उस पूरे टॉपिक के बारे में पूछेगा। सपोज दैट अगर आपने सार्डिकी फ्रेंकल बनाया तो कोई सार्डिकी फ्रेंकल नहीं पूछेगा, आपसे वो अपोहन के बारे में भी पूछ सकता है, आपसे वो टिंडल प्रभाव के बारे में पूछ सकता है। तो आप जो भी टॉपिक बनाइए वो पूरी यूनिट ओवरऑल तैयार करिए। जैसे आपने फिजिकल का कोई टॉपिक बनाया है तो आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करके जाइए। आपने अगर इनऑर्गेनिक का बनाया तो पूरी इनऑर्गेनिक तैयार करके जाइए, खाली पर्टिकुलर टॉपिक तैयार नहीं करिए। चार्ट बनाने के बाद उसके एक एक पार्ट को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए उसकी पूरी डिटेल में जाइए कायदे से। जब एग्जाम देने जाए, प्रैक्टिकल देने जाए तो कायदे से यूनिफॉर्म में जाइए, टीचर के सामने अपने चार्ट को खोलिए और उसको प्रेजेंट करिए। प्रेजेंट करते समय कभी भी टॉपिक का नाम नहीं बताइए, यूनिट का नाम बताइए। जैसे आपने बनाया है सपोज यांत्रिक अपोहन और वैद्युत अपोहन, तो टीचर के सामने कहिए कि सर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री से कोलाइडी विलयनों के शोधन के संबंध में यांत्रिक अपोहन और वैद्युत अपोहन बनाया है। तो आपने उसके माइंड में 3 क्वेश्चन डाल दिए, पहला फिजिकल केमिस्ट्री से, दूसरा यांत्रिक अपोहन और वैद्युत अपोहन, तीसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन रट के नहीं आता, लिख के नहीं लाता, जो आप क्रिया करते हैं उस प्रतिक्रिया के बदले में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एटीट्यूड आपको 30 में 30 नंबर दिलाता है। और ये आपके जीवन की एक शुरुआत होती है जिसको आप वाइवा नाम देते हैं। यही चलकर आप कारपोरेट सेक्टर में या किसी भी सरकारी जॉब में जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करती है। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। हमारी बात कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ बहुत ही जुनून भरा करना और पढ़ाई के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाकर दिखाना। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा
फिजिक्स के टॉपिक सारे प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए। इसके बाद वाइवा की एक एक टॉपिक की हम आपको डिटेल समझाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे वीडियो पर आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलेंगी और बोर मत होइए, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। न्यू ईयर आने वाला है, बस हमारे चैनल पर आपको कच्चा बादाम नहीं मिलेगा, हमारे चैनल पर पतली कमरिया नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पर जो मिलेगा वो बहुत ही यूनिक मिलेगा, ये मेरा वादा है। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।